हेलो क्लास, वेलकम बैक। बेटा हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। हम गुडविल के नेचर वैल्यूएशन की बात कर रहे थे बेटा, और हमने एक कंसेप्ट भी लिख लिया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड मैं पास्ट एडजस्टमेंट के साथ आपको करा रहा था, और मैंने मना कर दिया था कि मैं इसका कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाने वाला। आप अपनी समझ से करो इस चीज़ को बेटा, हमने रटना नहीं है इस चीज़ को। मैंने बेटा आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क दिया था। आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की ही बात करूंगा बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। लो प्यारे बच्चों, समझते हैं बहुत आराम से चीज़ों को। बोलता है मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं बेटा, मधु और विधि 3:2 में पार्टनरशिप फर्म में एंटर हुए थे। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म। एक बेटा नए पार्टनर का वो एडमिशन कर रहे हैं। टर्म्स क्या है बेटा? मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। बेटा मनु को वो प्रॉफिट में से 2/5 शेयर देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखे हैं 2, और आपको कहता है 3 years का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट की मैंने बात की थी उस दिन, मैं बात कर रहा था आपको बेटा, कोई भी एबनॉर्मल चीज़ हमें नहीं लेनी बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो बेटा बिजनेस में यूजुअल ना हो बेटा, जो चीज़ बेटा बिल्कुल कैजुअल ना हो बिजनेस में, ऐसी चीज़ों को ही इंक्लूड करना है हमारे को। बेटा जो रूटीन एक्टिविटी हैं सिर्फ वही चीज़ें आपको देखनी है बिजनेस में। जो चीज़ें कभी कभी होती हैं बेटा, ऐसी चीज़ों को हमें नहीं देखना, वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, ना ही बेटा वो नॉर्मल प्रॉफिट का कभी पार्ट हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। कहता है प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 year एंडेड ऑन 31 March वर। बेटा पिछले 3 सालों के प्रॉफिट मुझे दिए हुए हैं। 2021 का प्रॉफिट मुझे देता है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। बेटा ऑल तो इसकी चर्चा बार बार हुई है, दोबारा भी करूंगा। कहता है 2020 में लॉस दिया हुआ है 80,000 इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,10,000। इसकी चर्चा आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी बेटा, इसकी भी बात करेंगे हम। और बोलता है 2019 में प्रॉफिट है बेटा 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। लो प्यारे बच्चों, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आपको दिया हुआ है, मुझे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लो बेटा बहुत आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है प्रीवियस 3 ईयर का, तो 2021, 2020 और 2019 का प्रॉफिट लिखो सबसे पहले। लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ने मुझे क्या प्रॉफिट दिया, मैं सबसे पहले वो लिखता हूं। बेटा क्वेश्चन ने मुझे प्रॉफिट दिया 30,000 लॉस 80,000, 30,000 लॉस 80,000, और बेटा 1,10,000 का प्रॉफिट दिया, मैंने लिख दिया बच्चों। चलो अब आराम से पढ़ना शुरू करते हैं। 2021 बोलता है बेटा प्रॉफिट जो है ये 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। बेटा ये जो प्रॉफिट है किसको डेबिट करने के बाद आया बेटा? आग से कुछ स्टॉक जल गया था 40,000 रुपए। बेटा आपने P&L अकाउंट में दिखा दिया होगा लॉस बाय फायर 40,000, और बेटा उस लॉस को दिखाने के बाद आप प्रॉफिट लेकर आए 30,000। बेटा देखो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ठीक है ये बात, प्रॉफिट एंड लॉस में हम दिखाएंगे बेटा लॉस बाय फायर को, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए ठीक है। लेकिन बेटा जब आप बिजनेस की बात करते हो, जब आप बिजनेस की गुडविल की बात करते हो, तो वहां बेटा सिर्फ नॉर्मल चीजों को देखते हैं बेटा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को। आपको नहीं लगता बेटा बिजनेस में आग लगना एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है? सामने वाला पर्सन आया है मेरे दुकान की गुडविल खरीदने, सामने वाला पर्सन मेरे दुकान की गुडविल परचेज कर रहा है बेटा, उसको मैं क्या बताऊंगा कि मैं नॉर्मल बिजनेस से कितना कमाता हूं? क्या बेटा ये नॉर्मल चीज है? क्या मैं उसे अपना प्रॉफिट इतना गिराकर बताऊं 30,000 रुपए, जबकि मैं कमा रहा था 70,000 रुपए? मैंने कमाए तो थे होंगे बेटा 70,000 रुपए, लेकिन 40,000 का स्टॉक आग में जलकर खत्म हो गया, और मैं क्या प्रॉफिट 30,000 बोल दूं उसको बेटा? नहीं बेटा, ये कोई नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मली तो प्रॉफिट बेटा दुकान से आप 70,000 रुपए कमा रहे थे, ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है। मेरे प्यारे बच्चों आप रटते हो इन चीजों को, मैं नहीं रटवाता, लेकिन हाँ पता नहीं क्या चक्कर है बेटा, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, आप रट्टा मार देते हो कि अब नॉर्मल लॉस ऐड होगा।
मैं रटवाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। बाबू आपने अपनी समझ से सोचना है, क्या बिजनेस में आग बार बार लगती है क्या? 50 सालों में एक बार लगती है बेटा, ठीक है ना। नॉर्मली तो मैं 70,000 ही कमा रहा था ना, मैं क्यों दिखाऊं बेटा 30,000 रुपए, ठीक है ना। क्यों मैं अपने प्रॉफिट की वैल्यूएशन को कम करूं, क्यों मैं अपनी गुडविल की वैल्यूएशन को कम करूं? तो प्यारे बच्चों ये है आपकी बात का जवाब। बाबू उसके बाद 2020 में क्या हुआ, कहता है लॉस हुआ 80,000 का, इंक्लूड द वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। बेटा देखो वैसे तो बताऊं मैं इस चीज को हम प्यार से बोलते हैं VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम देना। लो बेटा क्या होता है वॉलंटरी रिटायर होना? बाबू मैं एक बात बताता हूं पुराने जमाने की, कभी बैंक ने भी ऑफर दिया था बेटा VRS का अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को। बेटा बैंक में किसी टाइम पर आज से 20-30 साल पहले मैनुअल वर्किंग होती थी, और बेटा बैंक ने पहले साल इंट्रोड्यूस करे बेटा कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में काम होना स्टार्ट हो गया। बेटा जब कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में बैंक शिफ्ट कर रहे थे तो बहुत सारे एम्प्लॉइज को बेटा बैंक ने कहा कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम अपने सारे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देंगे कंप्यूटर पे काम करने की, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बेटा आप एक बात को समझो, एक सर्टेन एज के बाद ना इंसान कुछ सीखना नहीं चाहता। बेटा उस टाइम भी बैंक में ऐसा स्टाफ काम करता था जो 45 साल से ऊपर का था। 45 के थे कुछ लोग 50 साल के थे, कुछ लोग बेटा 55 साल के थे जिनकी रिटायरमेंट बहुत पास थी, कुछ लोग 57-58 ईयर्स के थे बेटा जिनकी रिटायरमेंट तो बिल्कुल ही पास थी, 2-2 3-3 साल पड़े थे। बेटा ऐसे लोग कुछ सीखना नहीं चाहते थे। अगर ये सीखेंगे नहीं और बैंक में लगे रहेंगे तो बेटा बैंक को बहुत नुकसान था, ठीक है ना। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं बेटा, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट से अवेयर नहीं होंगे तो कस्टमर को हैंडल कैसे करेंगे? और बेटा सरकारी जॉब की एक यही तो बहुत खासी टेंशन है बेटा, आपको सरकारी जॉब पे आना होता है, काम कहाँ करना होता है ये कहाँ लिखा है, ठीक है ना। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़कर देखो, सरकारी नौकर जितने भी है बेटा लिखा होता है काम पर आना है, ठीक है ना। काम पर आना है, काम करना है, ये कहाँ लिखा होता है बेटा? तो नौकरी से इन्हें कोई निकाल नहीं सकता बेटा, इनकी जॉब परमानेंट है बेटा। ऐसे केसेस में बेटा बैंक ने क्या किया था, VRS ऑफर किया था। VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अपनी मर्जी से रिटायर हो जो हम आपको आधी सैलरी दे देते हैं या कोई ना कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन दे देते हैं। बैंक ने बोला आपकी एज 57 है, आपने 3 साल में रिटायर होना है, आज हो जाओ, अपनी मर्जी से रिटायर हो जाओ, ठीक है ना। घर बैठे रहो, आधी सैलरी अभी ले जाओ, 1.5 साल की सैलरी मुझसे अभी ले जाओ बेटा, ठीक है ना। तो बेटा ऐसी टर्म को बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जब आप अपनी मर्जी से रिटायर हो जाते हो बेटा और आपको कोई ना कोई चीज कंपनसेशन मिलती है। अगेन बेटा इट इज अ अनयूजुअल टर्म, ये बैंक के लिए कोई यूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है बेटा। क्या ये रोज होता है बैंक्स में? नहीं बेटा, कई सालों में एक बार, कई कंपनियों में कई कई साल में एक बार होता है बेटा, 50-50 100-100 साल में एक बार। अब मैं बोलता हूं बेटा 30 साल पहले हुआ था, अगले 30 साल तक तो हुआ नहीं और पता नहीं अगले 30 साल भी होगा कि नहीं होगा बेटा। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम हर साल ऑफर नहीं की जाती बेटा। बाबू आपने लॉस दिखा दिया 80,000 का 1,10,000 रुपए डेबिट करने के बाद, आपने P&L अकाउंट में दिखाया वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन 1,10,000 और जिसकी वजह से बेटा आपको लॉस आ गया 80,000 का। बेटा कायदे से तो प्रॉफिट चल रहा होगा ना 30,000 का, 30,000 का प्रॉफिट चल रहा था, आपने 1,10,000 P&L में डेबिट साइड दिखाए वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन और नेट लॉस कैलकुलेट करके दे दिया 80,000। मेरे प्यारे बच्चों क्या ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है क्या? अगर आप इसे बोलते हो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है तो बेटा लॉसेस आ जाएंगे बेटा, कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं गुडविल की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। कायदे से तो बेटा मैं बिजनेस से 30,000 रुपए कमा रहा था, ये तो एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है बेटा जो 50 सालों में एक बार होती है बेटा, इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस आपने लेस कर दिया है बेटा इसको भी ऐड बैक कर दो। तो बेटा मैं 1,10,000 को ऐड बैक कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है जी, बात समझ में आई? आगे बढ़ो बेटा। 2019 में बोलता है 1,10,000 का प्रॉफिट है इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट है, कहते हैं इसमें 30,000 का प्रॉफिट वो भी है जो फिक्स्ड एसेट्स बेचने से आया। मैं फिर यही बात बोलता हूं बेटा, फिक्स्ड एसेट्स बेचने से आया। आपके पास लैंड थी, आपने बेच दी, लैंड बेचने से 30,000 कमाए। सर नॉर्मल बिजनेस से कितने कमाए? नॉर्मल बिजनेस से 80,000 कमाए। 80,000 नॉर्मल बिजनेस से कमाए होंगे, 30,000 बेटा फिक्स्ड एसेट्स बेचने से कमाए होंगे, तभी तो 1,10,000 रुपए कमाए होंगे।
क्या बेटा मैं ये बोल दूं कि मेरा नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट 1,10,000 है? नहीं बेटा, ये तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा प्रॉफिट का। आपकी दुकान का प्रॉफिट तो सिर्फ 80,000 रुपया है बेटा। आपने, बात अलग है बेटा, इस साल फिक्स्ड एसेट्स बेच दी और आपको प्रॉफिट हो गए। क्या बेटा बिजनेस में ये एक्टिविटी नॉर्मल होती है कि फिक्स्ड एसेट्स बेची जाती है रोज? नहीं बेटा, 20-20, 30-30 साल के इतिहास में कभी एक बार बेटा फिक्स्ड एसेट्स बेची जाती है, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती है बेटा? विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, जिनका पर्पस कभी सेल नहीं होता। फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं बेटा जिनका पर्पस ही सेल नहीं होता बेटा। जब बिल्कुल स्क्रैप बन जाती हैं हम तब बेचते हैं इनको, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। कभी बेचने के लिए नहीं आप खरीदते बेटा, जब पूरा यूज कर दोगे बेटा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लोहा बन जाएगी, तब हम बेचते हैं। क्या बेटा अगर उसको बेचने से 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्या मैं ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मान लूं? नहीं बेटा, इट इज अ एबनॉर्मल गेन। ये जो गेन हुआ है बेटा ये एबनॉर्मल है, बार बार नहीं होगा। तो बेटा क्योंकि मुझे नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, इस 30,000 के प्रॉफिट को बाहर निकाल दो। लो प्यारे बच्चों, मैं लिखता हूं एबनॉर्मल गेन। ये बेटा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं है, मैंने 30,000 को बाहर निकाल दिया। बाबू इसके बाद क्या कैलकुलेट होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये कैलकुलेट हो जाएंगे बेटा नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कितने बेटा? 70,000, 30,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा अब क्या कैलकुलेट करना है मुझे? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट फॉर द ईयर नंबर 2019, 2020 और ऐड करते चले जाओ बेटा कब तक? 2021 तक। और बेटा 3 साल के प्रॉफिट हैं तो बेटा मैंने क्या करा? 3 साल से डिवाइड बेटा, 3 ईयर से डिवाइड। 19 में प्रॉफिट 80,000, 2020 में प्रॉफिट 30,000 और 21 के प्रॉफिट 70,000। डिवाइड कर दो बेटा 3 से तो एवरेज प्रॉफिट वुड बी 60,000। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 60,000 का। यू कैन इजीली कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज शायद क्वेश्चन ने 2 बोले थे मेरे को, तो बेटा मैंने गुडविल कैलकुलेट कर ली 1,20,000। मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था बच्चों, जो कर पाया है बहुत अच्छी बात, जो नहीं कर पाया बेटा चीज़ों को आराम से समझने की कोशिश करो। बेटा इन चीज़ों को रट्टा नहीं मारो क्योंकि बेटा एक नई एडजस्टमेंट आती है बोर्ड्स में, तो ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता है अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर द इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा 3 पार्टनर थे, PSR बराबर थी, एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। कहता है फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 4 दे दिए और आपको बोलता है एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको पिछले 5 सालों का, ठीक है जी। दीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March वर, बेटा 2017 से लेकर 21 तक के प्रॉफिट दे दिया आपको। 1,50,000, 350, 5 लाख, 7,10,000 और लॉस दे रखा है बेटा लास्ट में 5,90,000 का, ठीक है जी। कहता है ऑन 1st of April 2020 a कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज्ड एंड डेबिटिंग टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है जी बेटा। कहता है 1 अप्रैल 2020 को आपने कार खरीदी थी जिसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है जी। ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25% पर एनम। बाबू कहता है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना चाहिए आपको 25%, ठीक है जी। कहता है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 20 एंड 21, ठीक है जी। कहता है 10-10 हज़ार रुपये 2 साल आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है जो 31 मार्च 20 और 31 मार्च 2021 में आपने दिखाई है। और आपको कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। लो प्यारे बच्चों कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं फिर वही बोल रहा हूं बेटा, जितना अच्छा सोच सकते हो उतनी अच्छी अकाउंट कर सकते हो बेटा। आपसे अच्छी अकाउंट्स कोई नहीं कर सकता बेटा, अगर आप बहुत अच्छा सोच सकते हो तो। सोचना ही सब कुछ है बेटा अकाउंट्स में। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। लो
बाबू हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और हमारे को प्रॉफिट दे रखे हैं 5 अलग अलग सालों के। ठीक है बेटा, 2017 से स्टार्ट होकर 2021 तक। मैं लिखता हूं बेटा, बाबू प्रॉफिट दे रखे हैं मुझे 1,50,000, 3,50,000, 5,00,000 रुपीज, 7,10,000 रुपीज, 590। लो प्यारे बच्चों, मैंने प्रॉफिट लिखे। बेटा मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। बाबू बोलता है 1 अप्रैल 2020 a car costing 1 lakh was purchased and debited to the traveling expense account on which depreciation is to be charged 25%। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना। बाबू ये 31 मार्च 2020 है, यहाँ कहानी खत्म हो जाती है इस साल तक की। आपको बोलता है आपने 1 अप्रैल 2020 को, बेटा ये पीरियड किस में आएगा बेटा, इस पर्टिकुलर ईयर में आएगा। कहता है 1 अप्रैल 2020 को आपने एक कार खरीदी। ठीक है जी, आपने कार खरीदी। बेटा कहता है कार तो खरीदी लेकिन गलती से उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत आराम से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आपने P&L अकाउंट बनाया 31 मार्च 2021 को, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। आपने गलती क्या करी, आपने जो कार 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दी। किस नाम से, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से। और जब आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से 1 लाख रुपए डेबिट कर दिए तो क्या बेटा अपना प्रॉफिट आपने 1 लाख रुपए से कम कर दिया होगा। खैर इस क्वेश्चन में तो लॉस ही आ गया, खैर इस क्वेश्चन में तो आपको लॉस ही दिया हुआ है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिए तो या तो आपने प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम कर दिया या बेटा नेट लॉस को 1 लाख रुपए से बढ़ा दिया। कायदे से बेटा नेट लॉस चल कितना रहा होगा बाबू, अगर इसको डेबिट ना करते तो नेट लॉस 4,90,000 का था। लेकिन आपने क्या करा बेटा, इसको डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, जबकि इट इज अ एसेट। कार एक एसेट होती है बेटा। आपने कहां से इसको डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, अपना नेट लॉस बढ़ा दिया। तो सबसे पहले तो यही एडजस्टमेंट को करेक्ट करो कि आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम के बेटा 1 लाख रुपए इसमें क्या करे हुए हैं, डेबिट किए हुए हैं बेटा, जो गलत डेबिट किए हुए हैं। लो बेटा मैं करेक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना, करेक्शन आप बोल सकते हो एडजस्टमेंट एंट्री। मैं लिख रहा हूं बेटा एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा आपने क्या करा, या रेक्टिफिकेशन एंट्री, कुछ भी लिख लो बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री भी लिख सकते हो आप। बाबू आपने क्या गलती करी, बाबू खरीदी थी कार, एसेट थी, यानी कि दिखानी कहां चाहिए थी बेटा, दिखानी चाहिए थी बैलेंस शीट में। आप बैलेंस शीट में दिखाते कार 1 लाख रुपीस, लेकिन आपने गलती क्या करी, आपने P&L अकाउंट में दिखा दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। बेटा P&L में दिखाते ही डेबिट साइड आपने क्या करा बेटा, अपने लॉसेस को बढ़ा दिया, जबकि क्या ये दिखाना चाहिए था, नहीं बेटा आपने ये माइनस कर दिया P&L अकाउंट में। मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आपकी गलती सुधार रहा हूं। जो मैंने ये फिगर 1 लाख की माइनस कर दी थी इस प्रॉफिट में से, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको ऐड कर रहा हूं। लो प्यारे बच्चों मैंने एडजस्टमेंट कर दी, लेकिन क्वेश्चन कहता है इसके ऊपर 25% डेप्रीसिएशन तो दिखाना ही चाहिए। लो बेटा अगर मैंने 1 लाख रुपए प्लस कर दिए इसमें, यानी कि बेटा मैंने पूरी की पूरी फिगर P&L अकाउंट से अब हटा दी। मैंने प्रॉफिट बुक कर रहा ना, मैंने बेटा नेट लॉस अब बुक कर दिए 4,90,000 जो कि एक्चुअलिटी में हुए थे। ठीक है जी बेटा बाबू, लेकिन कहता है ये 25% डेप्रीसिएशन जरूर चार्ज कर देना। और डेप कितने टाइम का चार्ज होगा बेटा, पूरे 1 ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपने कार कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2020 को। बेटा मैंने सिर्फ पहले रेक्टिफिकेशन करी, जो आपने गलती 1 लाख रुपए की डेबिट की थी मैंने सिर्फ वो सुधारी है बेटा।
ये गलती तो सुधार दी बेटा, लेकिन डैप तो देना पड़ेगा, अब डैप तो देना पड़ेगा। अब 1 लाख की कार के ऊपर अगर आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे 25%, 25,000 रुपए का, तो क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। किस नाम से? डेप्रीसिएशन ऑन कार। बेटा क्या ये 25,000 रुपए लिखने पड़ेंगे? ये तो लिखने पड़ेंगे बेटा। क्या ये प्रॉफिट में से माइनस होते हैं? बिल्कुल माइनस होते हैं। तो बेटा अगेन आप लिख लो रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। बेटा तो आप क्या कर रहे हो? रेक्टिफाई एंट्री पास कर रहे हो। बाबू 1 लाख रुपए का जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस गलत दिखाए जबकि कार थी, वो मैंने ऐड कर दी है, और इस कार पे जो मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना चाहिए वो अब मैं चार्ज कर रहा हूं बेटा, वो माइनस कर रहा हूं अपने प्रॉफिट में से। लो प्यारे बच्चों, मैंने रेक्टिफिकेशन कर दी, लेकिन क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हो जाता। क्वेश्चन मुझे आगे की और बात करता है। क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन non-trade investment is credited to the income for the year ended 31st of March 20 and 31st of March 21। बेटा ब्याज कमाई आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वर्ड ध्यान रखना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि व्यापार की इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब व्यापार में लगी हुई इन्वेस्टमेंट। बेटा क्या कहता है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैं बोलता हूं बेटा आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे थे, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे थे बेटा, आज ब्याज दे दिया उस कंपनी ने 10,000 रुपए। किस किस साल में बेटा? 2020 को भी दिया 31 मार्च और 2021 को भी दिया। क्या बेटा मैंने दुकान से प्रॉफिट कमाया? ये आप खुद सोचो बेटा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज कमाई है बेटा, इंटरेस्ट कमाया। दुकान से कमाया क्या? नहीं बेटा। और मैं प्रॉफिट किसका निकाल रहा हूं? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का, दुकान का प्रॉफिट निकाल रहा हूं बेटा अपनी। तो क्या बाबू आपने ये गलत नहीं ऐड करा? क्या ये एक एबनॉर्मल गेन नहीं है बेटा? बिल्कुल एबनॉर्मल गेन है बेटा, हटा दो, हटा दो बेटा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आपने जो कुछ भी कमाया, लो बेटा मैं लिख रहा हूं एबनॉर्मल गेन। कितना बेटा? 10,000 कमाया है 31st ऑफ मार्च 20 को, 31st ऑफ मार्च 21 को भी 10,000 रुपीज कमाया। लो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं अब तो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये कैलकुलेट होकर आएंगे मेरे नॉर्मल प्रॉफिट 2017 एज इट इज, 18 एज इट इज, 19 एज इट इज, 20 में बेटा 7 लाख, और बेटा 21 में लॉसेस 5,25,000 रुपीज के। लो बेटा कैलकुलेट करो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला लगाओ, प्रॉफिट फॉर द ईयर नंबर 1 यानी कि 2017, और ये बढ़ता जाएगा, कब तक लिखेंगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर नंबर 2021। बेटा एवरेज निकालनी है 5 साल के प्रॉफिट की डिवाइडेड बाय 5। लो बेटा ऐड करो फटाफट से। तो बेटा मेरा एवरेज प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर लिया है। गुडविल कैलकुलेट करो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। लो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 235,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने आपको दे रखे शायद 4, मैंने पढ़ा था ऑन द बेसिस, बिल्कुल जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखे आपको। तो बेटा हमने बहुत इजीली गुडविल कैलकुलेट कर ली, 9,40,000 रुपीज। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। आप एक काम करना, रीड मेरे साथ साथ कर लो, मुझे पोस्ट करके सॉल्व करना। मैं चाहता हूं बेटा ये आप खुद सॉल्व करो, ठीक है ना? मुझे पोस्ट कर देना, सॉल्व कर देना और सॉल्यूशन मैच करना कि आपने ठीक किया। कहता है भास्कर एंड पिलई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट कनिका इनटू द पार्टनरशिप फॉर द 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है जी। कनिका ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड
2 year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं आपको और आपको कहता है एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको पास्ट 3 years का। ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year एंडेड 31st of March वर बेटा 2019 में आपको प्रॉफिट देता है 50,000 रुपये, बोलता है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5 लाख। कोई नहीं, इसको देखेंगे बेटा, वैसे मैं ऐसे एडजस्टमेंट कर चुका हूँ। लॉस देता है 20,000 का बेटा 2020 में और आपको बोलता है इंक्लूडिंग द लॉस बाय फायर 30,000। 21 में बेटा प्रॉफिट देता है 70,000 का, बोलता है इसमें एक इंश्योरेंस क्लेम भी मिला हुआ है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड भी आपने कमाया हुआ है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। बेटा मैं सिर्फ वैल्यू ऑफ गुडविल निकालूंगा, अभी कनिका कितनी गुडविल लाई मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, ऑल्दो चाहिए 1 सेकंड का मुद्दा हो। बेटा इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करूंगा, मैं सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहा हूं अभी। लो प्यारे बच्चों समझना, आपने बेटा वीडियो पोस्ट कर दी है, आप खुद सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन, आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन। बेटा मेरा क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अगर बेटा मिसमैच होगा, बुक से आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो ही आप मेरा सॉल्यूशन चेक करने वाले हो। लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 बाबू क्या बोलता है? 3 अलग अलग साल दिया आपको, 2019 की बात करी इसने, 2020 किसने बात करी और 2021 किसने बात करी। मेरे प्यारे बच्चों इसने मुझे प्रॉफिट दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिया 2019 का 50,000 रुपीज़, 2020 का लॉसेस दिए 20,000 के और 21 में फिर प्रॉफिट दिया इन्होंने 70,000 रुपये। लो बेटा बात करते हैं 2019 की। कहता है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000 रुपये। मैं फिर वही बात बोलता हूं बेटा, बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स आप बार बार बेचते हो क्या बेटा? नहीं बेटा, इट इज नॉट अ यूजुअल ट्रांजैक्शन, ये तो एक एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है, 15-20 साल में एक बार बिकेगी। बेटा फिक्स्ड एसेट्स का पर्पस कभी बेचना ही नहीं होता। आपने अगर मजबूरी में बेचा और अगर प्रॉफिट कमा लिया है बेटा, तो ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन से तो प्रॉफिट नहीं कमाया। ये तो बेटा दुकान पे मिठाइयाँ बेचकर 5 स्टार ने तो प्रॉफिट नहीं कमाया, ये तो कन्फेक्शनरी आइटम बेचकर प्रॉफिट नहीं कमाया। ये तो फिक्स एसेट्स आज बेचनी पड़ गई बेटा। एक मशीन थी जिसमें वो पैटिस बनाते थे बेटा, वो खराब हो गई, उन्होंने बेच दी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट पर बिक गई 5,000। तो मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, इसे बाहर निकाल दो। लो प्यारे बच्चों माइनस कर रहा हूं मैं एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन माइनस कर रहा हूं बेटा 5,000 रुपए मैंने माइनस कर दिया। बेटा 2020 में क्या हुआ? कहता है लॉस है 20,000 रुपए का इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। बेटा 20,000 रुपए का लॉसेस में 30,000 रुपए का लॉस है बेटा जो आग लगने से हुआ। सर 50 साल में एक बार आग लगती है, इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, तो आप 30,000 रुपए कैसे चार्ज कर सकते हो बेटा? तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आपने चार्ज कर लिया था अमाउंट, बाहर निकाल दो बेटा, ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉसेस को जो आप लेस कर चुके हो 30,000। मेरे प्यारे बच्चों मैंने ऐड बैक कर दिया, ठीक है जी। बेटा अब क्या हुआ? अब बेटा 2021 में आपको बोलता है प्रॉफिट तो है 70,000 का, लेकिन इसमें एक इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है बेटा 18,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड है बेटा 8,000 रुपीज़। मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनो, ये जो आग लगी थी ना बिजनेस में, 30,000 रुपये का स्टॉक जल गया था, आपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया मान लो 2020 में, और ऐसा ही हुआ होगा बेटा। जब आग लगी और स्टॉक जल गया बेटा 30,000 का, तो आपने क्या करा? इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया बेटा। 21 में इंश्योरेंस क्लेम मिल गया आपको 18,000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने गुड्स जो एसर्टेन करे बेटा वो 18,000 के निकले, जबकि आपके हिसाब से बेटा 30,000 रुपये का नुकसान हुआ था। बेटा उन्होंने आपको 18,000 रुपये पे कर दिए और आपने प्रॉफिट में जोड़ दिए 18,000 रुपये। बेटा दुकान के काम धंधे से प्रॉफिट हुआ क्या? ये कोई कन्फेक्शनरी और स्वीट बेचने से बेटा प्रॉफिट हुआ क्या 18,000 रुपये? नहीं बेटा, ये तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, दुकान से तो प्रॉफिट नहीं हुआ बेटा। इट इज एबनॉर्मल आइटम, कई साल में एक बार होगी बेटा, मैं तो वही समझाए जा रहा हूं आपको बार बार बेटा। तो क्या ये भी एक एबनॉर्मल आइटम है? बिल्कुल, ये भी एक एबनॉर्मल गेन है बेटा, बाहर निकाल दो इसको,
बाहर निकाल दो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 को। लो बेटा मैंने बाहर निकाल दिया। What about इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड? मेरे प्यारे बच्चों सोचना ही है, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे है, उसके शेयर्स खरीद रखे हैं, आज उन्होंने उठाकर डिविडेंड दे दिया बेटा, इट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वेदर इट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस? आंसर इज बिग नो बेटा। शेयर पर अगर डिविडेंड आ गया तो बेटा 5 स्टार का ऑनर अपनी दुकान पर बैठा है बेटा, मिठाइयां बेच रहा है, कन्फेक्शनरी बेच रहा है, उसका जो प्रॉफिट है मुझे उसको देखना है बेटा। आज उसके मोबाइल पर मैसेज आता है डिविडेंड क्रेडिटेड वर्थ रुपीज जितना भी है 7,000 रुपीज, लेट सपोज बेटा 7,000 रुपए का डिविडेंड क्रेडिट हो गया बाबू, उसने अपने प्रॉफिट में जोड़ लिया। क्या आपको लगता है इट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी? नहीं बेटा, दुकान से थोड़ी कमाया उसने, दुकान के काम धंधे से नहीं कमाया बेटा, बाहर निकाल दो। तो बेटा मैं ऐसे प्रॉफिट को बाहर निकाल देता हूं बेटा। एक बार मैं इसकी वर्थ देख लेता हूं कितनी गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसकी वर्थ गिवन है 8,000 रुपीज। सॉरी मैंने पहले शायद 7 बोल दिया था बेटा, आप ध्यान रखना। माइनस कर रहा हूं बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड, जो भी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड बेटा बाहर निकाल दो। लो बच्चों मैंने बाहर निकाल दिया बेटा 8,000 रुपए को भी। लो बेटा अब टोटल कर लो नॉर्मल प्रॉफिट का। मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों। 50 में से 5 गए 45, 10,000 पॉजिटिव, 26 लेस करने हैं बेटा 44। लो प्यारे बच्चों मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं नॉर्मल प्रॉफिट। करो जी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? एडिशन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर। ये रे नॉर्मल प्रॉफिट बेटा डिफरेंट ईयर के ऐड कर दो। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 और बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 तक सब ऐड कर दो। 3 सालों के प्रॉफिट है बेटा, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3। लो बेटा 45 प्लस 10 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 3, 99,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स मेरे एवरेज प्रॉफिट 33,000 के होंगे। मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? गुडविल। कैसे कैलकुलेट होती है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 33,000, शायद नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, फिर भी मैं एक बार चेक कर देता हूं। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा क्वेश्चन में शायद 2 गिवन है, बिल्कुल 2 गिवन है और आंसर हमारा करेक्ट आ चुका है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। आज मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब की बार मैं जरूर चाहता हूं बेटा ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक करो। क्वेश्चन नंबर 12 में जरूर चाहता हूं आप ठीक करो और खुद से करो बेटा। आगे बेटा एक नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर बेस्ड है। बाबू मैं समझाता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आज तक कुछ नहीं रटा आपने तो क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को रटोगे बेटा? ये भी एक भ्रम है आपका बाबू, इसको भी हम बिल्कुल नहीं रटने वाले। लो बेटा वेटेड एवरेज मेथड पर मैं एक कंसेप्ट लिखता हूं बेटा, फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके आज हम जाएंगे। लो प्यारे बच्चों मैं रब करता हूं इतना पोर्शन। बेटा मैं आपको फिर बोलूंगा, टीचर जरूर इसको बोलते रहेंगे कि ये तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला रट्टा मारे और बेटा बच्चा 1 मिनट में निकाल दे। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, रटने की जरूरत ही क्या है? जब चीजें समझ आ सकती हैं तो रटना है ही क्यों इस चैप्टर को? बेटा लो कंसेप्ट नंबर 14 है हमारा, और बेटा हेडिंग लिखेंगे इस कंसेप्ट की वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लो प्यारे बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है?
बेटा मैंने इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर दिया है और बेटा आपने भी फटाफट से इसके नोट्स बना लिए हैं। बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे, मैंने एक सिंपल फॉर्मूला लिखा, प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। बेटा ऐसा कुछ आपने शायद लास्ट ईयर स्टैट्स में भी किया, कहीं ना कहीं आपने स्टैट्स में भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा होगा। बाबू मैं बोलता हूं मैं इसको रटवाऊंगा नहीं, मैंने फॉर्मूला जरूर लिख दिया बेटा मैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहने वाला इसको रट लो। मैं रीड करके इसको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, इसको समझा दूंगा बेटा, और फिर गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा पहले जो एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा, या तो बेटा उसको एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल सकते हो आप, या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोल सकते हो। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन कभी कुछ कहे तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज करते हैं। वेटेड हम तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन हमें कहेगा बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए। लो बेटा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करता हूं बेटा, और फिर इस चीज का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोलता है बेटा प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर। बेटा कहता है एक फर्म है बेटा जिसके पिछले 5 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, 31st ऑफ मार्च 17 से लेकर 31st ऑफ मार्च 21 तक इसने प्रॉफिट दिया आपको, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। ठीक है जी बेटा। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profit for the year ended 31st of March 17, 18, 19, 20 and 21। लो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से समझेंगे आप। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दे रखे हैं, ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दे रखे हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसको रब नहीं करना चाहता, इसको समझाना चाहता हूं। लो प्यारे बच्चों समझते हैं बेटा, मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं फॉर द डिफरेंट ईयर। मुझे 31 मार्च 2017 से प्रॉफिट दे रखे हैं, 31 मार्च 18 का प्रॉफिट दे रखा है, 31 मार्च 19 का प्रॉफिट दे रखा है, 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट दे रखा है और 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट दे रखा है। बेटा मुझे प्रॉफिट कितने कितने दे रखे हैं इन्होंने, 20,000 का प्रॉफिट एक, 24,000 का प्रॉफिट एक, और बेटा 30,000 का प्रॉफिट एक दे रखा है मुझे, 25 एंड 18। बेटा ये मुझे पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है जी। बाबू कहता है इनको असाइन कर दो वेट्स, इनको असाइन कर दो वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। बस बेटा क्वेश्चन इतना ही था और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है बेटा, मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं। आप मेरे साथ चलेंगे, मेरे से बेटा इसके बारे में कुछ चीजों को समझ लेंगे। बेटा देखो मैं एक बात बोलता हूं, आपको पता है वेट्स का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता बेटा आप कितना रट्टा मारते हो, कैसे आपने 11 स्टैट्स में किया था, लेकिन मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी तरफ देखना। बेटा मेरे लिए वेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। वेट्स का मतलब और कुछ भी नहीं होता बेटा, वेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। बेटा 31 मार्च 2021 अभी गया है, ठीक है ना, और 31 मार्च 2020 1 साल पहले, 31 मार्च 2019 2 साल पहले, फिर बेटा 3 साल पहले और फिर 4 साल पहले। बेटा ये साल अभी खत्म हुआ है, ये 1 साल पहले, ये 2 साल, ये 3 साल और ये 4 साल पहले। ठीक है ना। एक पर्सन मेरे पास आया और चाहता है बेटा वो मेरी दुकान की गुडविल के साथ मेरी शॉप खरीदता। मैंने कहा जी मैं तो गुडविल कैलकुलेट करूंगा लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करूंगा। बेटा मैंने उसको कहा कि ये तो पिछला ही साल था, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज आप गुडविल खरीद रहे हो और ये साल अभी तो गया है बेटा। जो मैं हाल ही में इनकम कमा रहा हूं ये है कायदे से मेरी इनकम। 5 साल पहले मैं क्या कमाता था इसकी इंपॉर्टेंस आज की तारीख में नहीं है। आज का बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है, आज की बिजनेस सिचुएशन बदल चुकी है। मैंने कहा मैं जो गुडविल की वैल्यू करूंगा ना, अपने करंट ईयर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। 1 साल पहले जो साल जा चुका है उसको थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दूंगा। 2 साल पहले जो साल जा चुका है बेटा उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम, और जो 5 साल पहले एक साल जा चुका है बेटा उसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए ना के बराबर है।
तो मैंने इनको अलग अलग वेट असाइन कर दिए बेटा, और मैंने क्या कैलकुलेट करा बेटा, मैंने करा प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा मैंने वेट से। देखो आप फटाफट से देखो, और फिर मैं एक बार और एनालिसिस करूंगा इस बात पर। बेटा मैंने प्रॉफिट को जब मल्टीप्लाई कर लिया वेट से, तो मैंने ऐसे प्रॉफिट्स का टोटल कर लिया, मैंने टोटल कर लिया। देखो मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला में, प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय वेट, और कायदे से अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं इसका सिग्मा। बेटा मैंने क्या करा, प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर को मल्टीप्लाई कर दिया उनके वेट से, और उसका मैं टोटल कर रहा हूं बेटा, दैट मीन्स सिग्मा। सिग्मा मीन्स टोटल 280, 3,48,000। बेटा मेरी कैलकुलेशन अगर ठीक है तो ये 3,48,000 है, एंड द टोटल ऑफ वेट्स मुझे डिवाइड किससे करना है, टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करना है, वेट का टोटल कर लेना, 15 आएगा। व्हाट वुड बी द एवरेज प्रॉफिट, बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, टोटल कर लो, किसका टोटल, प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय वेट, मैंने टोटल किया हुआ है बेटा 3,48,000। बेटा कहता है डिवाइड कर दो टोटल वेट से, मैंने वेट का भी टोटल किया हुआ है। एक बार में बेटा बिना कैलकुलेशन के एक बात बताऊं, आंसर क्या आएगा आप खुद समझना। मुझे नहीं पता बेटा आपका एनालिसिस करने का तरीका क्या है, लेकिन मेरा एनालिसिस करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं कैलकुलेशन से बता सकता हूं कि मेरा आंसर ठीक आएगा या गलत आएगा। आप खुद सोचना बेटा। जब मैंने अपने इन दोनों सालों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इन दोनों सालों का सबसे ज्यादा बेटा देख लो बेटा, इनका क्या बेटा 1 2 3, इनका 4 और 5, मैंने इन दोनों सालों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। मेरा प्रॉफिट इन दोनों के आसपास होगा, बिल्कुल आसपास होगा बेटा। मेरा प्रॉफिट मेरे हिसाब से, मेरा अंदाजा है 22-23,000 के आसपास होगा, 22-23 हजार रुपए के आसपास प्रॉफिट होगा। आप देखो, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन दोनों सालों को दिया। वेट का मतलब ही क्या होता है, इंपॉर्टेंस। बेटा करंट सिनेरियो देखो ना, आज आप 1 अप्रैल 2021 को आते हो और कहते हो दुकान खरीदनी है गुडविल के साथ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं गुडविल तो कैलकुलेट करूंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ये साल मेरा अभी खत्म हुआ है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी, आज की तारीख में मैं इतना कमा रहा हूं, मेरे लिए इस साल की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है बेटा, ठीक है ना। 5 साल पहले मैं क्या कमाता था, उस टाइम बिजनेस सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं उस साल को कुछ खासा वेट नहीं देना चाहता, मेरे लिए उस साल की इंपॉर्टेंस काफी कम है बाबू। वेट मींस इंपॉर्टेंस। जब आपने इन दोनों सालों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आपका आंसर इसके आसपास होना चाहिए। लो प्यारे बच्चों, समझते हैं बेटा। तो बेटा मैंने कैलकुलेट करा, आंसर इज 23,200, और मैंने आपको कहा था बेटा 22-23 हजार रुपए के आसपास आंसर आएगा। तो बेटा ऐसे आपको पता करना है, आपको एनालिसिस करना है, रट्टा नहीं मारना इन चीजों का। लो प्यारे बच्चों, गुडविल कैलकुलेट करो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा, पूरा लिख देता हूं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 23200 एंड द नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में 3, तो आंसर है 69600। तो यहां मेरा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो जाता है बेटा। आज मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी तक होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, तो आप एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 14। बेटा एक बात नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 में, मैं देखना चाहता हूं आप कितना कर पाए। अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट नंबर 15। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।